ये है हमारा चैप्टर 16 इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हम क्या पढ़े हैं? इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, और क्या पढ़े हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन एंड इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन पोल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं, और जितने भी पोल्यूशन हैं वो सबसे ज़्यादा किस पर इफेक्ट करते हैं? प्लांट और एनिमल्स में। सबसे पहले प्लांट और एनिमल्स में इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके पहले चैप्टर में सॉइल पोल्यूशन क्या है। सॉइल में जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड या फिर जितने भी केमिकल्स हैं, ये सब मिल रहे हैं, ये सब हार्मफुल होते हैं और ये मिट्टी में, सॉइल में मिक्स हो रहे हैं, वही क्या है? सॉइल पोल्यूशन है। समझ में आया? अब देखते हैं उसकी वजह से इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं सॉइल पोल्यूशन की वजह से। पहला तो जितने भी फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज किए जा रहे हैं और इंसेक्टिसाइड्स, ये सब यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। फर्टिलाइजर्स क्या है? क्रॉप में यूज कर रहे हैं जिससे क्रॉप और बड़ी हो और अच्छे हो, इस वजह से। पेस्टिसाइड्स मतलब जितने भी अनवांटेड ग्रास हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, उसको किल करने के लिए। इंसेक्टिसाइड्स जो इंसेक्ट्स हैं प्लांट में, क्रॉप्स में जो इंसेक्ट्स हैं, उन्हें किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड, ये सब को यूज करने की वजह से जो फर्टिलिटी है सॉइल की, वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और सॉइल उस फर्टिलाइजर्स में ही डिपेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, जितनी भी सॉइल की फर्टिलिटी है वो सब फर्टिलाइजर्स की वजह से रिड्यूस हो रही है, और अब वो सॉइल किस पर डिपेंड हो गई? फर्टिलाइजर्स के ऊपर। ठीक है, और क्या है देखते हैं। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, इन सब की यूज की वजह से सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल रिड्यूसेस एंड सॉइल डिपेंडेंट ऑन फर्टिलाइजर्स। फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर्स का यूज करने से सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है और सॉइल किस पर डिपेंड हो रही है? फर्टिलाइजर्स पर। ये पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट है, लाइम इज यूजफुल बट टू मच ऑफ इट कैन टर्न द सॉइल alkaline and depress the biological process like decomposition. सॉइल में लाइम अगर कम अमाउंट में यूज किया जाए, लेस अमाउंट में, तो वो यूजफुल है सॉइल के लिए। लेकिन अगर लाइम को और हम ज़्यादा यूज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज कर रहे हैं सॉइल में, क्या होगा? उसकी जो सॉइल एल्कलाइन हो जाएगी। एल्कलाइन मतलब खारी, जो सॉइल है वो खारा हो जाएगा उसमें, और जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है क्या होगी? कम हो जाएगी। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाएंगे, और जो बायोलॉजिकल प्रोसेस सॉइल में हो रही है, जैसे डिकम्पोजिशन है, सॉइल में डिकम्पोजिट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर। अब लाइम ज़्यादा हो जाएगा तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज नहीं कर पाएगी, बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कम हो रही है, डिप्रेस हो रही है। लाइम क्या है? लाइम सभी लोग जानते हैं, इसे हिंदी में चूना कहते हैं। ठीक है, नाइट्रेट्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। नाइट्रेट जो होता है वो फर्टिलाइजर्स की तरह उसको यूज किया जाता है, नाइट्रेट को। इट इज डेंजरस फॉर सॉइल एंड ऑर्गेनिजम्स एंड कॉज फैटल डिसीज इन सॉइल लाइक मेनिनगाइटिस। मेनिनगाइटिस ये क्या है? डिसीज है जो सॉइल में हो रही है। ये क्यों हो रही है? नाइट्रेट्स के यूज की वजह से। नाइट्रेट्स फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं सॉइल में, और
अब जब नाइट्रेट एक केमिकल है, जब इसको फर्टिलाइज़र की तरह सॉइल में यूज़ किया जा रहा है, सॉइल में डाला जा रहा है, तो सॉइल में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जितने भी सॉइल में ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या होंगे, किल हो जाएंगे। उससे बायोलॉजिकल प्रोसेस भी रुक रही है। और क्या हो रहा है, एंड कॉज फैटल डिसीजेज। फैटल डिसीजेज मतलब ऐसी डिसीज जिससे मतलब डेडली डिसीजेज, जिससे डेड हो जाते हैं। ऐसी डिसीज जिससे क्या हो रही है, वो ऑर्गेनिजम्स डेड हो रहे हैं। कौन सी डिसीज हो रही है, मेनिनगिटिस, सन में आया। और क्या है, मोस्ट ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स रिमेन एक्टिव फॉर ईयर्स एंड प्लांट्स आर एब्जॉर्ब्ड। बहुत से इंसेक्टिसाइड्स ऐसे होते हैं जो बहुत सालों तक एक्टिव होते हैं। कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं कि बहुत देर तक एक्टिव नहीं रहते हैं, काफ़ी दिन तक एक्टिव नहीं रहते हैं। लेकिन कुछ इंसेक्टिसाइड्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी दिन तक एक्टिव रहते हैं, कई साल तक एक्टिव रहते हैं। और जब ये सॉइल में एक्टिव रहेंगे, जितने भी प्लांट ग्रो होंगे, वो क्या करेगा, प्लांट उस सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। उस सॉइल से जब न्यूट्रिएंट्स ले रहा है तो उसके साथ प्लांट में क्या प्लांट और क्या एब्जॉर्ब करेगा, जो फर्टिलाइजर्स वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं, वो प्लांट क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, फिर क्या, ह्यूमन ईट करेंगे और ह्यूमन भी डिसीजेज हो रही हैं, बीमार हो रहे हैं। ये सब क्या है, सॉइल पोल्यूशन के इफेक्ट्स हैं। सन में आया, सॉइल पोल्यूशन क्यों हो रहा है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स के यूज़ की वजह से एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल रिड्यूसेस एंड सॉइल डिपेंडेंट ऑन फर्टिलाइजर्स। क्या होगी, फर्टिलाइजर्स के यूज़ करने से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी और सॉइल किस पर डिपेंड हो जाएगी, डायरेक्ट फर्टिलाइजर्स में। नेक्स्ट है, लाइम इज यूजफुल बट टू मच ऑफ इट कैन टर्न द सॉइल एल्कलाइन एंड डिप्रेस द बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइक डिकम्पोजिशन। लाइम को अगर हम कम अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं तो यूज़फुल है। अगर हम लार्ज अमाउंट में लाइम को यूज़ कर रहे हैं सॉइल में, उससे क्या होगा, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है सॉइल में वो डिप्रेस हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। जैसे डिकम्पोजिशन, वो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को ईजिली डिकम्पोज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है, नाइट्रेट्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर, इट इज़ डेंजरस फॉर सॉइल ऑर्गेनिजम्स। नाइट्रेट क्या है, एक फर्टिलाइजर है जो सॉइल में यूज़ कर रहे हैं। अब जब ये सॉइल में यूज़ कर रहे हैं तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सॉइल में वो क्या होंगे, किल हो जाएंगे। ऑर्गेनिजम्स किल हुए, क्या होगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कम हो जाएगी और उससे बहुत सी डिसीजेज भी कॉज हो रही हैं, जैसे मेनिनगिटिस। मोस्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, बहुत से इंसेक्टिसाइड्स ऐसे हैं जो कई साल तक एक्टिव रहते हैं। एंड प्लांट्स आर एब्जॉर्ब्ड, नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है। नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन ईट कर रहा है, ह्यूमन, एनिमल्स। अब ये जब ह्यूमन ईट करेंगे और उनसे डिसीजेस होगी, यही प्रोसेस क्या है, बायो मैग्निफिकेशन। इसे हम आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया। इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन में ही देखते हैं बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन क्या है, फूड चेन में जो यूज़ हो रहे हैं, जैसे अभी हम क्या पढ़े थे इसके पहले पॉइंट में, कि जब हम नाइट्रेट यूज़ कर रहे हैं सॉइल में और उस नाइट्रेट को बहुत से इंसेक्टिसाइड्स ऐसे हैं जो काफ़ी साल तक क्या है, एक्टिव है। वो एक्टिव इंसेक्टिसाइड्स हैं, प्लांट क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, ह्यूमन क्या कर रहे हैं, जो क्रॉप्स हैं उसको, जितने भी ग्रेन्स हैं उसे ईट कर रहे हैं, उसकी वजह से ह्यूमन के अंदर डिसीज़ हो रही है। यही क्या है, बायोमैग्निफिकेशन है। ये किस में आ रहा है, ये फूड चेन में आ रहा है। ठीक है, क्या है,
बायोमैग्निफिकेशन इज द कलेक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इन अ फूड चेन। एक कलेक्शन है सब्सटेंस का फूड चेन में, वही क्या है, बायोमैग्निफिकेशन है। जैसे डीडीटी, डीडीटी क्या है, ये एक फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। ये डीडीटी ऐसा है जो फार्मर्स यूज कर रहे हैं फार्मिंग में। अब क्या है, अब ये डीडीटी जब उसमें क्रॉप्स में डाला जा रहा है, उसको क्या करेगा, इंसेक्ट ईट करेगा, इंसेक्ट। अब ये डीडीटी कहाँ पहुंचा, इंसेक्ट में। इंसेक्ट से किस में गया, इंसेक्ट को स्मॉल ऑर्गेनिज्म ने ईट किया, स्मॉल ऑर्गेनिज्म ने, स्मॉल ऑर्गेनिज्म को एक अलग ऑर्गेनिज्म ने यूज किया, उसको ईट किया। तो ये डीडीटी इंसेक्ट में पहुंचा, इंसेक्ट से स्मॉल ऑर्गेनिज्म में, फिर यहाँ से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, ऐसे और ऐसे करते हुए और भी कई ऑर्गेनिजम्स में क्या है, पहुंच रहा है। ठीक है, और भी कैसे हो रहा है, यही क्या है, बायो मैग्निफिकेशन। जैसे प्लांट में क्या है, फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड्स है। अब ये प्लांट को, जब प्लांट से ग्रेन्स निकले तो उस ग्रेन्स को कौन ईट कर रहा है, ह्यूमन बीइंग्स। तो ये क्या हुआ, जो इंसेक्टिसाइड्स है वो कहाँ पहुंचा, ह्यूमन बीइंग्स में पहुंचा। और ये प्लांट्स को एनिमल्स भी ईट कर रहे हैं, एनिमल्स में पहुंचा, एनिमल्स के थ्रू भी ह्यूमन बीइंग में पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फूड चेन है, इसी को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। सन में आया। दूसरा है सैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन क्या है कि सॉइल में सैलाइन मतलब सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से सॉइल इनफेक्टिव हो रही है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा उस सॉइल में, मतलब उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है, क्रॉप्स को पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। ये सब क्या है, सैलिनाइजेशन कहते हैं। Salinization is the effect of soil pollution which is caused by faulty irrigation method. Salinization क्या है, soil pollution की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है। क्या हो रहा है इसमें, क्यों हो रहा है सैलिनाइजेशन, क्यों हो रहा है, फॉल्टी इरिगेशन मेथड। फॉल्टी इरिगेशन मेथड मतलब गलत तरीके से इरिगेशन करना, फार्मिंग करना। ठीक है, जैसे बहुत से फर्टिलाइजर्स यूज़ कर देना, बहुत से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड, इन सब के यूज़ कर देना, इसकी वजह से भी सैलिनाइजेशन हो रही है। इट मेक्स द सॉइल इनइफेक्टिव बिकॉज द डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स इन टॉप ऑफ द सॉइल। अब क्या हो रहा है, इसमें ये सॉइल इनइफेक्टिव हो रही है, मतलब इसकी फर्टिलिटी कम हो रही है, जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो किल हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सॉइल के टॉप लेयर में सॉल्ट डिपॉजिट हो गया है, इस वजह से सॉइल इनफेक्टिव हो गई है। ये क्या है, सॉइल पोल्यूशन के इफेक्ट्स। पहला क्या है, बायोमैग्निफिकेशन, और क्या है, सैलिनाइजेशन। सन में आया। सॉइल पोल्यूशन की वजह से बायोमैग्निफिकेशन कैसे, कोई प्लांट है उसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स ने ईट किया, देन दूसरे ऑर्गेनिजम्स ने ईट किया, तो ये सब क्या है, ये एक फूड चेन में जो फर्टिलाइजर है, इससे जो केमिकल्स हैं, ये पूरे ऑर्गेनिजम्स में एक फूड चेन में फैल रहे हैं। ये क्या है, बायोमैग्निफिकेशन। और सैलिनाइजेशन है इरिगेशन में गलत तरीके से इरिगेशन करना, उससे भी सॉइल में सॉल्ट का अमाउंट, सॉइल के अपर लेयर में सॉल्ट डिपॉजिट हो रहा है और उसकी वजह से सॉइल इनइफेक्टिव हो गई है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो गई है। ये क्या था, इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन पॉल्यूशन, इसे आप नोट कर लीजिए। ये क्या है, इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन पॉल्यूशन। रेडिएशन पॉल्यूशन की वजह से क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, पहले तो हम देखते हैं रेडिएशन पॉल्यूशन है क्या, इसके पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, फिर बता देते हैं। रेडिएशन पॉल्यूशन ऐसा पॉल्यूशन है जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की वजह से हो रहा है, उसके वेस्ट की वजह से हो रहा है।
रेडियो एक्टिव मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक एक्टिव रहते हैं। उससे जो हार्मफुल रेज निकल रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो रेज निकल रही है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। और ये न्यूक्लियर प्लांट्स में यूज़ किया जा रहा है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के उसमें यूज़ किया जा रहा है। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी जनरेट के लिए यूज़ किया जा रहा है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के लिए रॉ मटेरियल कौन सा, यूरेनियम। और इस यूरेनियम को जब माइनिंग कर रहे हैं उससे भी एक रेडॉन गैस रिलीज हो रही है, वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे अर्थ के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है। अब उसके इफेक्ट्स देखते हैं। इफेक्ट्स क्या है, radioactive particles spread over earth and in atmosphere as a result of nuclear explosions and discharge of waste from nuclear power plants। क्या है, जो रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स हैं वो पूरे अर्थ में फैल रहे हैं, एटमॉस्फेयर में भी फैल रहे हैं। ये क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट कर रहा है इन्वायरमेंट को भी, मतलब एयर, एटमॉस्फेयर को भी, अर्थ को भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रेज निकल रही हैं। ये क्यों हो रहा है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स की वजह से और डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स जैसे बॉम्ब का एक्सप्लोजिव उसका एक्सप्लोजन करना, ये सब क्या है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। और डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी जनरेट हो रही है, उससे जो वेस्ट निकल रहा है, उस वेस्ट को डिस्चार्ज करने में भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशंस निकल रही हैं। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बट इट वेस्ट्स आर द मोस्ट हार्मफुल। न्यूक्लियर पावर प्लांट से बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो रही है, लेकिन जो वेस्ट है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो वेस्ट निकल रहा है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। नेक्स्ट है, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम आर मेजर रॉ मटेरियल्स। यूरेनियम और प्लूटोनियम मेजर रॉ मटेरियल्स हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी जनरेट करने में यूज़ किया जा रहा है। समटाइम्स रेडियोएक्टिव मटेरियल्स लीक फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स डिस्ट्रॉइंग लाइफ इन सराउंडिंग रीजन। कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंट की वजह से, कोई एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से जो रेडियोएक्टिव मटेरियल्स है वो क्या हो गए, लीक हो गए। अब लीक हुए, वो इन्वायरमेंट में, एयर में, एटमॉस्फेयर में क्या कर रहा है, वो है तो रेडियोएक्टिव मटेरियल्स ही। लीक होने के बाद क्या किया, उसे एयर को पॉल्यूट किया, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किया। डिस्ट्रॉइंग लाइफ इन सराउंडिंग रीजन, जब ये लीक हो रही है, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो हैं जब लीक होते हैं तो जो आसपास का जो रीजन है वहाँ की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एड टू द न्यूक्लियर पॉल्यूशन। थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट, बहुत से थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट किए जा रहे हैं न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं। अब उसको न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करने में भी बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लियर पॉल्यूशन हो रहा है। समझ में आया क्या है, जैसे किसी बॉम्ब का उसको टेस्ट कर रहे हैं कितने एरिया तक, उससे भी तो हार्मफुल रेडिएशंस निकल रही हैं, न्यूक्लियर पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट है, USA ड्रॉप 2 बॉम्ब्स ऑन जापान इन द वर्ल्ड वार सेकेंड। वर्ल्ड वार सेकेंड जब हुआ था तब USA ने जापान में 2 न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोज किए थे। उसकी वजह से भी, अभी एक्सप्लोजन हुआ तो उसकी वजह से भी क्या, बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन निकल रही है
न्यूक्लियर पॉल्यूशन हो रहा है और रेडिएशन पॉल्यूशन हो रहा है। समझ में आया रेडिएशन पॉल्यूशन के इफेक्ट्स क्या है? सबसे पहले तो अर्थ के इन्वायरमेंट को, उसके एटमॉस्फेयर को हार्मफुल पहुंचा रहा है, उसके लिए क्या है? हार्मफुल है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट एनर्जी जनरेट कर रहा, बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर रहा, लेकिन उससे जो वेस्ट है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से वेस्ट निकल रहा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं? यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, ये रॉ मटेरियल है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी जनरेट के लिए हेल्प कर रहे हैं। और क्या है, कभी कभी क्या हो रहा है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से लीक हो जा रहे हैं किसी एक्सीडेंट में। इसकी वजह से जो सराउंडिंग जो रीजन है न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ पर लीक हुई है रेडियो एक्टिव मटेरियल, वहाँ का जो आसपास का रीजन है, वहाँ पे जो लाइफ है वो भी क्या हो रही है? डिस्ट्रॉय हो रही है। और न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने में थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट क्यों किया जा रहा है? न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा, इससे भी बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लियर पॉल्यूशन हो रहा है। और ये समझ में आया ये क्या था? रेडिएशन पॉल्यूशन के इफेक्ट्स। अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है? इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन पहले देखते हैं नॉइस पॉल्यूशन क्या है। नॉइस पॉल्यूशन ऐसी साउंड जो नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा हो, जो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो, उसी को हम क्या कहते हैं? नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखते हैं एनी साउंड दैट इज लाउडर देन द नॉर्मल लेवल ऑफ टॉकिंग कैन डैमेज द डेलिकेट ईयर सेल्स। ऐसे साउंड जो नॉर्मल लेवल, जिस वॉइस पे जो साउंड है जो हम टॉक कर रहे हैं वो क्या एक नॉर्मल लेवल है, इससे बहुत ज़्यादा अगर हम हाई पे नॉइस हो रहा है, उससे क्या होगा? जो इनर ईयर की जो सेल्स हैं वो क्या होंगी? डैमेज हो जाएंगी। नेक्स्ट है इनिशियली द डैमेज कैन बी टेम्परेरी बट समटाइम्स डैमेज द सेल्स परमानेंटली दैट कॉजेस डेफनेस। कुछ केसेस में ऐसे होते हैं जो सेल्स हैं वो कुछ टाइम के लिए डैमेज हुए, ठीक है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो सेल्स डैमेज हुई हैं वो परमानेंटली डैमेज हो गई हैं। उससे क्या हो रहा है? डेफनेस की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब डेफनेस कॉज हो रहा है। नेक्स्ट है लाउड नॉइस लाइक गन शॉट्स कैन कॉज इमीडिएट हियरिंग लॉस। जब गन शॉट करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा नॉइस निकल रही है, उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए हियरिंग लॉस हो जाती है, हम सुन नहीं पाते हैं कुछ टाइम के लिए। ये क्या हो रही है? ये टेम्परेरी है। इट मे lead to a disease called tinnitus which causes ringing in ears। कुछ तो डेफनेस की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कई केसेस में ऐसा हो रहा है कि डेफनेस से टिनिटस डिसीज कॉज हो रही है। क्या है? टिनिटस। इस डिसीज में कंटिन्यूअसली एक ईयर में रिंगिंग की साउंड सुनाई देती है। समझ में आ रहा है? टिनिटस क्या है? एक डिसीज है जो नॉइस पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, नॉइस बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस की वजह से हो रहा है। इसमें ये टिनिटस डिसीज क्या है? ईयर में कंटिन्यूअसली रिंगिंग की साउंड सुनाई देती रहती है, यही क्या है? टिनिटस। फैक्ट्री वर्कर्स, मिलिट्री, पुलिस, म्यूजिशियंस आर एट हाई रिस्क ऑफ हियरिंग प्रॉब्लम। जो फैक्ट्री में वर्कर्स हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो फैक्ट्री से भी बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस निकल रही है। मिलिट्री है, पुलिस है, कंटिन्यूअसली फायरिंग की आवाज़ इन्हें सुनाई दे रही है, उसके कांटेक्ट में है। म्यूजिशियन है, काफ़ी लाउड नॉइस है। इन सब के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं हियरिंग प्रॉब्लम में। हियरिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है हियरिंग प्रॉब्लम में।
कौन कौन से, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स हैं, मिलिट्री, पुलिस, म्यूजिशियन, इन सबको हीयरिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। समझ में आया क्या है इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन? पहला तो ईयर सेल्स, इनर ईयर के जो ईयर सेल्स हैं उसे डैमेज कर रहा है, और कुछ सेल्स ऐसी होती है जो टेम्परेरी डैमेज हुई, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएंगी, और कभी ऐसा होता है कि जो सेल्स हैं वो परमानेंटली डैमेज हो गई, उससे डेफनेस कॉज हो रही है। कभी कभी तो डेफनेस कॉज हो रही है, और डेफनेस से, और किसी केस में क्या हो रहा है कि टिनिटस की प्रॉब्लम हो रही है, टिनिटस डिसीज कॉज हो रही है। टिनिटस क्या है? ईयर में कंटिन्यूअसली रिंगिंग की आवाज सुनाई दे रही है, ये है। लाउड नॉइस लाइक गनशॉट जब हुआ उससे लाउड नॉइस निकल रही है, वो लाउड नॉइस कुछ टाइम के लिए हियरिंग लॉस हो जाती है, कुछ टाइम के लिए हियरिंग लॉस हो रही है। और हाई रिस्क है हियरिंग प्रॉब्लम के कौन कौन से? फैक्ट्री वर्कर्स हैं, मिलिट्री हैं, पुलिस और म्यूजिशियंस के। ये समझ में आया? हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। साउंड्स ऑफ हेलीकॉप्टर्स, एयरप्लेन्स मेक नॉइज पॉल्यूशन। हेलीकॉप्टर्स और एयरप्लेन्स का जो नॉइस है उससे भी नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन की जो नॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड है। साउंड ऑफ शिप इंजन्स एंड देयर हॉर्न डिस्टर्ब द मैराइन लाइफ। जो शिप्स हैं, कोस्टल एरियाज में जो शिप है उसका शिप इंजन भी बहुत ज़्यादा नॉइस कर रहा है, और जो उसका हॉर्न है, जो शिप का हॉर्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा नॉइस है, नॉइस पॉल्यूशन फैल रहा है। ये शिप इंजन का जो नॉइस है और उसके हॉर्न का, ये मैराइन लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। कौन डिस्टर्ब हो रहा है? किस पर इफेक्ट पड़ रहा है? मैराइन लाइफ में। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट नॉइस पॉल्यूशन इन कोस्टल एरियाज अफेक्ट द व्हेल माइग्रेशन। साइंटिस्ट ने क्या देखा है कि जो कोस्टल एरियाज में नॉइज पॉल्यूशन की वजह से व्हेल का माइग्रेशन हो रहा है। व्हेल का माइग्रेशन हो रहा मतलब जो व्हेल है, जो कोस्टल एरियाज में जहाँ पर शिप है वहाँ से कहीं और पर मूव कर रही हैं, वहाँ से जितनी भी व्हेल हैं वो कहीं और एरिया में मूव कर रही हैं। ये क्या थे? नॉइज पॉल्यूशन के इफेक्ट्स। कहाँ से? हेलीकॉप्टर से हो रहे हैं, एयरप्लेन से हो रहे हैं, और शिप इंजन और उसके हॉर्न से। ये किसे डिस्टर्ब कर रही है? मराइन लाइफ को। नॉइज पॉल्यूशन कोस्टल एरियाज में नॉइज पॉल्यूशन की वजह से व्हेल माइग्रेशन हो रहा है। व्हेल वहाँ पर जो है वो सारी दूसरी जगह पर मूव कर रही हैं। यहाँ तक समझ में आया? ये क्या था? इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। एक पॉइंट और देखते हैं। एक टॉपिक है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन ये नॉइज पॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये है वाटर पॉल्यूशन का। वाटर पॉल्यूशन का है। यूट्रोफिकेशन क्या है? कि जब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस किसी स्टिल वाटर में ऐसा अमाउंट जो वाटर जो रुका हुआ है, जैसे लेक है, पॉन्ड है, ये सब में रुका हुआ है, और इसमें इस वाटर में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है। उस वाटर में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिक्स होने की वजह से एक एल्गे ग्रो कर रही है, वही क्या है? यूट्रोफिकेशन। समझ में आया? यूट्रोफिकेशन क्या है? किसी भी वाटर में ऐसा वाटर जो मूव नहीं कर रहा है, जैसे लेक है, पॉन्ड है, उस वाटर में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिक्स हो गया है, और वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की वजह से एल्गे ग्रो कर रही है। इसी को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ये क्या है? ये वाटर पॉल्यूशन का पार्ट है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पर हमारा चैप्टर 16 इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर 17 में हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।